हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे 26 राफेल फाइटर जेट और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन। जी हां, पाकिस्तान और चीन के लिए भारत ने कर लिया बंदोबस्त। नौसेना प्रमुख ने बता दिया पूरा प्लान। जानकर आप भी कहेंगे वाह जी वाह। तो वहीं आपको बताएंगे वेलफेयर की जगह वेपन को चुना पाकिस्तान ने। इंडियन नेवी चीफ ने किसको कहा गुड लक, पाकिस्तानी नौसेना को बता दिया चीन PLA की टीम भी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बताएंगे बांग्लादेश की सीमा पर रोके गए माल ले जा रहे भारी ट्रक। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में जुटे हजारों लोग। उधर बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ वैश्विक स्तर पर विरोध तेज। कनाडा में सड़कों पर भारी प्रदर्शन देखने को मिला है। तो वहीं महाराष्ट्र में रातों रात हो गया बहुत बड़ा खेला। धरे रह गए सारे समीकरण। CM की कुर्सी के लिए इस नाम ने सबको चौंका दिया। दोस्तों, सारी जानकारियां विस्तार से आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान और चीन के लिए हो गया बड़ा बंदोबस्त। भारतीय नौसेना प्रमुख ने बता दिया पूरा प्लान। दोस्तों, 26 राफेल फाइटर जेट और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन। बता दें, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने सोमवार को कहा कि भारत अगले महीने 26 राफेल लड़ाकू विमानों के नौसैनिक वर्जन और 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बी की खरीद के लिए अलग अलग अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर सकता है। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं की गतिविधियों पर करीबी से नजर रखी जा रही है। नौसेना दिवस से पहले मीडिया से बातचीत में एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने यह भी कहा कि सरकार ने 2 SSN के लिए मंजूरी दे दी है और ऐसी 6 नौकाएं बनाने की योजना है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि पहला SSN 2036-37 तक और दूसरा 2038-39 तक तैयार हो जाएगा। जी उन्होंने कह दिया कि राफेल मरीन पर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और ये सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति के पास ले जाए जाने से बस एक चरण पीछे है। चूंकि ये दोनों देशों की सरकार के बीच का समझौता है, इसीलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों, वाकई में 26 राफेल MZ 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी चीन पाकिस्तान को अपने भारत ने इलाज करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। ये बात तो हमें मान ही लेनी चाहिए। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, बांग्लादेश की सीमा पर रोके गए माल ले जा रहे ट्रक। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में जुटे हजारों लोग। जी हाँ, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और इस्कॉन से जुड़े संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को लेकर भारत में भी जबरदस्त रोष है। सोमवार को तो बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं, आम लोगों, भिक्षुओं ने आंदोलन किया। इन लोगों ने बांग्लादेश की सीमा पर पहुंचकर तमाम ट्रकों को रोके रखा जो माल लेकर जा रहे थे। इसके चलते लगभग पूरे दिन ही बांग्लादेश के साथ कारोबार प्रभावित रहा। हजारों लोगों ने चिन्मय कृष्ण दास की बिना शर्त रिहाई की मांग को लेकर भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पेट्रोपोल पर 24 घंटे के लिए मालवाहक वाहनों को रोके रखा। इससे बांग्लादेश में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले माल वाहनों की आवाजाही सोमवार को बाधित रही। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि इस्कॉन के संत कृष्ण दास को रिहा नहीं किया गया तो वे जल्द ही 5 दिनों के लिए पेट्रोपोल में आर्थिक नाकेबंदी करेंगे और अगले साल की शुरुआत में बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वे अल्पसंख्यक समुदायों पर अत्याचार, हिंदुओं पर हमले और बांग्लादेश में मंदिरों में तोड़फोड़ के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करने के लिए 0 पॉइंट के करीब जाएंगे। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, तो उधर कनाडा से भी बड़ी खबर है इन बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार होने को लेकर, जहां अत्याचार के खिलाफ वैश्विक स्तर पर विरोध हुआ दर्ज। कनाडा में सड़कों पर भारी प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और पुजारियों की गिरफ्तारी के विरोध में और इस विरोध की लहर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल रही है। इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना सोसाइटी ने बताया कि रविवार को दुनिया के 1000 से अधिक मंदिरों में बांग्लादेश में शांति और अल्पसंख्यकों के अधिकारियों की रक्षा के लिए विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। कनाडा में बसे बांग्लादेशी हिंदुओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और सरकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के सम्मान और सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। बांग्लादेश प्रशासन ने इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया। इसके बाद 3 अन्य हिंदू पुजारियों को भी हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पुजारियों को दवाएं उपलब्ध कराने तक रोक लगा दी गई है। बांग्लादेश सरकार ने इस्कॉन के 63 ब्रह्मचारियों को वैध भारतीय वीजा और दस्तावेज होने के बावजूद भारत में प्रवेश करने से रोक दिया। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि बांग्लादेशी सीमा सुरक्षा पुलिस ने खुफिया विभाग के निर्देशों का हवाला देकर इनको रोका है। ऐसे में अब बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार की जो आग है दोस्तों विदेशों में फैलती नजर आ रही है और हर जगह सड़कों पर हिंदू समुदाय उतर करके अपने रोष को जता रहा है और बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा है। लेकिन क्या दोस्तों इनकी मांग को माना जाएगा?
वहीं अगर फिलिस्तीन पर हमला हो जाए या फिलिस्तीन को लेकर किसी भी प्रकार की अनहोनी हो जाए तो तुरंत के तुरंत सभी देशों के बयान आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार पर अब तक किसी ने कुछ नहीं कहा सिवाय भारत के। तो वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, त्रिपुरा में बांग्लादेश दूतावास के परिसर में घुसपैठ भारत ने बताया इसको खेदजनक। हजारों लोगों ने निकाली रैली। जी हाँ, भारत ने सोमवार को अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग में परिसर में घुसपैठ की घटना को बेहद खेदजनक बताया और कहा कि किसी भी परिस्थिति में वाणिज्य दूतावास की संपत्तियों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय यानी MEE की ये टिप्पणियां हजारों लोगों की तरफ से बांग्लादेश में हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और अल्पसंख्यकों पर हमलों के विरोध में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बांग्लादेशी मिशन के आसपास एक विशाल रैली निकालने के कुछ घंटों बाद आई है। दरअसल अगरतला में बांग्लादेशी सहायक उच्चायोग के परिसर में कथित तौर पर 50 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने प्रवेश किया, जिससे परिसर में मौजूद लोगों में चिंता पैदा हो गई। मामले में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग में परिसर में घुसपैठ की आज की घटना बेहद खेदजनक है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, ममता बनर्जी के शांति सेना वाले बयान पर बौखलाया बांग्लादेश, यूनुस सरकार देने लगा तीखी प्रतिक्रिया। जी हां, बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने बांग्लादेश की मौजूदा परिस्थितियों को लेकर वहां पर शांति सेना भेजे जाने की मांग की है। इस पर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने ममता बनर्जी के बयान को कमतर आंका है। सोमवार को स्टेट गेस्ट हाउस पाहिया में राजनयिकों को ब्रीफिंग के बाद सवालों के जवाब देते हुए तौहीद ने ममता बनर्जी की टिप्पणियों को उनकी शैली का विशिष्ट उदाहरण बताया और कहा कि उन्हें बयान के पीछे का तर्क समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि वो ममता बनर्जी से व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं और उनके घर भी गए हैं, लेकिन उनका मानना है कि उनकी टिप्पणियां सही कदम नहीं थी। पूर्व विदेश सचिव तौहीद ने अपने राजनयिक करियर के दौरान कोलकाता में बांग्लादेश मिशन में भी काम किया है। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा के बीच ब्रिटेन की संसद में गूंजा पाकिस्तान का ये मुद्दा, सांसद ने लगा दिया गंभीर आरोप। जी हाँ, इस वक्त भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इस्लामिक कट्टरपंथी लगातार हमले हो रहे हैं। दोस्तों आए दिन आप कह सकते हैं कि एक दिन भी नागा नहीं जा रहा जब ऐसा ना हो। ऐसी गंभीर स्थिति के बीच ब्रिटेन के सांसदों ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक विशेष चर्चा के दौरान पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता और उनके मानवाधिकारों के हनन पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ये चर्चा डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी यानी DUP के सांसद जिम शैनन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पाकिस्तान फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत हुई। बता दें कि शैनन अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप यानी APPG के अध्यक्ष हैं। सांसद जिम शैनन ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के प्रति हो रहे अत्याचारों को गंभीर बताते हुए कहा कि ईसाई, हिंदू और अहमदिया समुदायों को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1980 के दशक से हजारों मामले धार्मिक उत्पीड़न के जुड़े हुए हैं, दर्ज हुए हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह स्थिति निराशा की ओर लेकर जाती है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। जी हाँ, सांसदों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की। उन्होंने मांग की है कि ब्रिटिश सरकार इन मुद्दों को मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाए और संबंधित सरकारों पर दबाव बनाए। तो वहीं आपको बता दें, पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी जी का निमंत्रण। भारत रशिया संबंधों में नई शुरुआत 2025 में होगी, ऐतिहासिक बातचीत। बता दें क्या है खबर दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत आने का औपचारिक निमंत्रण दिया है। क्रेमलिन के अधिकारी यूरी उशाकोव ने एक ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पुतिन के इस दौरे की तारीखें 2025 की शुरुआत में तय की जाएंगी। इस निमंत्रण के पीछे भारत रशिया के बीच बढ़ते संबंधों को और मजबूत करने की मंशा नजर आती है। रूस और भारत के बीच लंबे समय से बिजनेस, रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग जारी है। ये दौरा दोनों देशों के नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। पुतिन और मोदी के बीच पहले से ही एक समझौता है कि वे नियमित अंतराल पर बैठक करेंगे। ये दौरा उस समझौते का हिस्सा है जो भारत और रशिया के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक हो सकता है। जी हाँ, बता दें कि भारत और रशिया दोनों ही देशों ने वैश्विक स्तर पर कई मुद्दों पर एक समान रुख अपनाया है। जानकारी के मुताबिक इस संभावित दौरे के दौरान यूक्रेन संघर्ष, ऊर्जा संकट और एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पुतिन का भारत दौरा दोनों देशों के लिए रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है और ये दौरा ये दर्शाएगा कि भारत और रशिया न केवल पारंपरिक सहयोग बनाए रखना चाहते हैं बल्कि इसे नए क्षेत्रों में भी विस्तार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अब भारतीय विदेश नीति के इस कदम को दोनों देशों के संबंधों को और गहरा करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन PM मोदी के इस न्योते पर जरूर भारत आएंगे तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, ऑक्सफोर्ड के अध्ययन में छाई प्रधानमंत्री मोदी की
प्रगति पहल मंच के जरिए 340 आधारभूत परियोजनाओं को मिली गति। दोस्तों, दुनिया के मशहूर विश्वविद्यालयों में से एक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने अपने एक अध्ययन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल प्रगति की तारीफ की है। विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में भारत में 201 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत वाली 340 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके प्रगति मंच को दिया गया है। इनमें वे परियोजनाएं भी शामिल है जो 3 से 20 वर्षों में पूरी होनी थी। अध्ययन में कहा गया है कि शासन में बदलाव के लिए दुनिया को प्रगति से सीखना चाहिए। प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन एक बहुउद्देशीय और बहु मॉडल प्लेटफॉर्म है। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 25 मार्च 2015 को प्रगति का शुभारंभ किया था। सरकार के मुताबिक ये प्रमुख हितधारकों के बीच वास्तविक समय की उपस्थिति और आदान प्रदान के साथ ई पारदर्शिता और ई जवाबदेही लाने के लिए एक मजबूत प्रणाली भी है। वहीं आपको बता दें, चीन की अमेरिका को खुली धमकी, ताइवान को हथियार बेचना तुरंत बंद करो वरना। बता दें, ताइवान को हथियार बेचने के अमेरिकी फैसले पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में ताइवान को 385 मिलियन डॉलर के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी, जिसमें लड़ाकू विमानों और रडार सिस्टम के स्पेयर पार्ट्स शामिल है। चीन ने इसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन बताया है और अमेरिका को कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से तुरंत ताइवान को हथियार देने का फैसला रोकने की मांग करते हुए कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए मजबूत जवाबी कार्रवाई करेंगे। ताइवान को हथियारों की आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देने का संकेत है। चीन ने इस कदम को वन चाइना नीति और 1982 के चीन अमेरिका समझौते के खिलाफ करार दिया। अमेरिका ने ताइवान के साथ अपने सैन्य संबंध मजबूत करने के उद्देश्य से इस सौदे को मंजूरी दी है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक इन उपकरणों की डिलीवरी 2025 से शुरू होगी। तो वहीं बता दें, चीन की मदद है या फिर जाल में फिर से फंसा लिया है नेपाल को चाइना ने। दोस्तों, ओली की यात्रा से ठीक पहले नेपाल को 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता दे दी। जी हां, नेपाल सरकार ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की चीन यात्रा से पहले इस देश से अनुदान सहायता के रूप में 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर की परियोजनाएं स्वीकार की हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर चौथी बार पदभार ग्रहण करने के बाद ये ओली की पहली चीन यात्रा है। सूचना एवं संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग ने रविवार को संवाददाताओं से कहा कि मंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ओली की चीन यात्रा की सफलता की कामना की गई तथा चीन से अनुदान सहायता के रूप में 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर की परियोजना को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। सरकारी प्रवक्ता गुरंग के अनुसार इसके अलावा मंत्रिमंडल ने चीन सरकार द्वारा प्रस्तावित 5.60 अरब नेपाली रुपए मूल्य की परियोजनाओं के लिए 30 करोड़ चीनी युआन की राशि स्वीकार करने का भी निर्णय लिया है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि ओली के चीन यात्रा से पहले जिनपिंग ने बहुत बुरी तरह से फंसा लिया है नेपाली पीएम को। तो वहीं बता दें, मुस्लिमों को समुद्र में नहीं फेंक सकते, उनके साथ भी समान व्यवहार होना चाहिए। जी हां, उमरा से लौटे फारूक अब्दुल्ला ने लगा दी गुहार। दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि केंद्र को देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए और मुसलमानों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अब्दुल्ला ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि संभल जैसी घटनाएं रोकने की आवश्यकता है। मैं केंद्र सरकार से कहूंगा कि वो ऐसी हरकतें रोके, क्योंकि वे भारत के मुसलमानों को समुद्र में नहीं फेंक सकते। वे 24 करोड़ मुसलमानों को कहां फेंकेंगे। मुसलमानों के साथ समान व्यवहार करें, यही हमारा संविधान कहता है। अगर वे संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो भारत कैसे बचेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को वापस आने से कौन रोक रहा है। हर राजनीतिक दल ने कहा है कि उन्हें वापस आना चाहिए। ये उनका फैसला है कि वे कब वापस आना चाहते हैं। हमारे दिल उनके लिए खुले हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था और स्थिति खराब थी, तब भी हमने उन्हें वापस लाने की कोशिश की थी। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को समुद्र में नहीं फेंक सकते, उनसे समान व्यवहार होना चाहिए। आखिर फारूक अब्दुल्ला को ऐसा क्यों लगा कि मुस्लिमों के साथ समान व्यवहार नहीं करती है केंद्र की मोदी सरकार। ये तरीका होता है दोस्तों केंद्र की सरकारों को घेरने का, ताकि आप एक तरफा वोट हासिल कर लें एक समुदाय से। तो वहीं आपको बता दें, 3 तरफ से घिरे जेलेंस्की को अपने ही देने लगे गच्चा। 1 लाख से ज्यादा सैनिकों ने मैदान जंग क्यों छोड़ा, बता दें। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को एक साथ कई मोर्चों पर टेंशन झेलना पड़ रहा है। उन्हें झटके पर झटका लग रहा है। एक तरफ उन पर रशिया ताबड़तोड़ यूक्रेनी ठिकानों पर मिसाइलें दाग रहा है, तो दूसरी तरफ अगले महीने डोनाल्ड ट्रंप के शासन संभालने के बाद वित्तीय और सैन्य मदद में कटौती का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच युद्ध के मैदान से सैनिक भी ताबड़तोड़ जेलेंस्की को झटका दे रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 60,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों ने मैदान जंग छेड़ दिया है। ये संख्या पिछले साल यानी 2022 और 2023 में युद्ध का मैदान छोड़ने वाले सैनिकों की संख्या से लगभग दुगना है। जी हाँ, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल जनवरी से अक्टूबर के बीच रशिया के खिलाफ जंग में 2 सालों की तुलना में सबसे अधिक यूक्रेनी सैनिक रण क्षेत्र से भाग खड़े हुए हैं। तो उधर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की भारत समेत
ब्रिक्स देशों की धमकी के बाद विदेश मंत्री जयशंकर जी का आया बयान। क्या कहा उन्होंने? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू होने से पहले ही टैरिफ को लेकर दुनिया के देशों को धमकाना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका जैसे विकासशील देशों का समूह देशों ने अमेरिकी डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश की तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप की इस धमकी के बाद विदेश मंत्री जयशंकर जी का बयान सामने आया है। CII पार्टनरशिप समिट में विदेश मंत्री ने सधे हुए लहजे में कहा कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को लेकर व्यापारिक हलकों में बातें चल रही है और मुझे हैरानी नहीं है कि इस पर बहस हो रही है। अलग अलग देशों को ट्रंप के पहले प्रशासन से अलग अलग अनुभव हुए हैं और संभवतः दूसरे प्रशासन से संबंध बनाने के लिए वो देश पिछले संबंधों को ही देखेंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारत के लिए अमेरिका के साथ रणनीतिक मेल जोल समय के साथ और भी गहरा हुआ है। उन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया है जिसमें अधिक सहयोग का पता लगाया जा सकता है। जी हाँ, वहीं बता दें अचानक यूक्रेन दौरे पर पहुंचे जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज रशिया के खिलाफ बड़ी मदद का कर दिया ऐलान। जी हाँ, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने अचानक यूक्रेन दौरे पर कीव पहुंचकर सबको चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि उनका ये दौरा पहले से सुनियोजित नहीं था और न ही इसके बारे में किसी को जानकारी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने दौरे की जानकारी दी। शोल्ज ने कीव पहुंचने से पहले यूक्रेन को 650 मिलियन यूरो की सैन्य मदद का वादा किया है। सोमवार को उन्होंने अपने दौरे की जानकारी देते हुए एक बयान में कहा है कि यूक्रेन को यह सैन्य मदद इसी महीने के अंत तक मिल जाएगी। शोल्ज का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका में ट्रंप सरकार की वापसी हो रही है और उन्होंने इस जंग को एक दिन में खत्म करवाने का वादा किया है। तो वहीं आपको बता दें खैबर पख्तूनख्वा में सीएम के भाई की हत्या। राय सानी ने कहा आजादी चाहते हैं बलोच और धमाके में 3 की मौत। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर के चचेरे भाई की सोमवार को उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सरदार सकलैल खान गंडापुर की डेरा इस्माइल खान जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिला मुख्यमंत्री का पैतृक स्थान है। वो एक पूर्व स्थानीय सरकारी पदाधिकारी भी थे। लूनी मोड़ पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी समूह ने नहीं ली है। ये एक ऐसा इलाका है जहां पाकिस्तानी तालिबान की काफी मौजूदगी में है। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं बता दें शेख हसीना के भाग जाने से देश में वापस लौट आया सुकून। जी हां, BNP नेता ने पूर्व PM पर कस दिया तंज, कह दिया शेख हसीना के तख्ता पलट पर बात और भारत पर भी लगा दिए गंभीर आरोप। जी हां, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव राहुल कबीर रिजवी ने रविवार को कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पतन को स्वीकार नहीं कर सकती। उन्होंने PC के दौरान कहा कि भारत की सत्तारूढ़ भाजपा और उसके सहयोगी दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। भारत का व्यवहार बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है और हमारी स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए खतरा है। तो वहीं बता दें पाकिस्तान पर ट्रंप की पहली स्ट्राइक। 18 अरब रुपए पर शहबाज का संकट शुरू। जी हाँ, अमेरिका से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर सामने आई है। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पहले ही स्वामी ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। खबर यह है कि अमेरिका में पाकिस्तान के एक होटल की पेमेंट रुक सकती है। इस पाकिस्तानी होटल को अमेरिका ने अब तक 18 अरब रुपए दिए हैं, लेकिन अब ट्रंप के करीबी विवेक रामास्वामी ने होटल के साथ साथ पाकिस्तान को भी टारगेट पर ले लिया है। मामला इतना सीरियस है कि इसे पाकिस्तान पर ट्रंप की पहली स्ट्राइक मानी जा रही है। ट्रंप की नई सरकार में अहम जिम्मेदारी निभाने जा रहे भारतवंशी विवेक रामास्वामी न्यूयॉर्क में पाकिस्तान सरकार के होटल पर भड़क उठे हैं। जी हाँ, लगे हाथों आपको बता दें किसानों के प्रदर्शन के बीच आज चंडीगढ़ जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। शहर में नो फ्लाई जोन हुआ घोषित, पुलिस अलर्ट मोड में। जी हाँ, PM मोदी मंगलवार यानी आज के दिन केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बता दें कि यहाँ चंडीगढ़ दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश में लागू किए 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी देश में 1 जुलाई से प्रभावी हुए 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की प्रगति की समीक्षा करेंगे। और इन तीनों कानूनों ने ब्रिटिश कालीन कानूनों क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। साथ ही साथ बता दें किसानों के दिल्ली कूच से शहर में लगा महाजाम, प्रशासन को दी 7 दिन की मोहल्लत। दोस्तों, नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण से अपनी मांगे पूरी करने के लिए आंदोलन कर रहे किसानों ने सोमवार को महामाया फ्लाईओवर के पास जुटकर दिल्ली कूच किया। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जुटे किसान पुलिस के रस्से और बैरिकेडिंग को पार करते हुए दलित प्रेरणा स्थल सेक्टर 95 में सेक्टर 18 के लिए चढ़ने वाले रैम के पास तक पहुंच गए। जी हाँ, वहीं आपको बता दें महाराष्ट्र में रातों रात हो गया बहुत बड़ा खेला। धरे रह गए सारे समीकरण सीएम की कुर्सी के लिए। इस नाम ने सबको चौंका दिया। दोस्तों, 17 में मुंबई लौटने से पहले शिंदे ने इमोशनल कार्ड खेला तो बीजेपी ने भी शिंदे को सबसे बड़े दुश्मन उद्धव ठाकरे को याद कर लिया। अब ये भी तो सबको पता है कि सीएम पद नहीं मिलने के चलते शिंदे बीजेपी से कहीं ना कहीं खफा
है, लेकिन शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस नाराजगी को सबके सामने ऑन कैमरा बता दिया है कि पिछले 2.5 सालों से उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। तो देर किस बात की थी, अगर शिंदे घर के राज बाहर ला रहे हैं, अगर शिंदे गेम खेलने में माहिर हैं, तो बीजेपी भी पीछे नहीं हट रही। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र बीजेपी के एक सीनियर नेता ने महायुति में उद्धव ठाकरे की वापसी के संकेत दे दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी कि सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता है अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।